Yo guys, welcome to our channel. Let's start the story. मित्तल इन मनाली। जैसे ही आरुषि ने बाहर कदम रखा, एक वैद्य ने उसकी ओर देखा और चौंक कर बोला, मैडम गुप्ता, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? आरुषि ठिठकी, क्या वाकई मेरा चेहरा लाल है? उसने मन ही मन सोचा। धीरे से हाथ गालों पर रखा। हाँ, वहां गर्मी थी। वो खुद को कितना भी संभालने की कोशिश करे, लेकिन कुछ तस्वीरें अनचाहे ही बार बार मन में लौट आती थीं। उसके भीतर कहीं गहराई में स्वीकार करना ही पड़ा कि अगर सामने वाला पुरुष बेहद आकर्षक हो, तो वह भी विचलित हो सकती है। खुद को संभालते हुए उसने हल्की खांसी की, फिर बोली, अंदर बहुत घुटन है, तुम लोग अपना काम करते रहो, मैं थोड़ी देर बाहर ताज़ी हवा ले आती हूँ। जी मैडम। वैद्य फिर अपने कामों में लग गए। जांच करना, एक्यूपंक्चर लगाना, दवाइयां लिखना, सब कुछ फिर से सुचारू हो गया। आरुषि बाहर निकली। ठंडी हवा ने माथे की गर्मी धीरे धीरे कम कर दी। उसने गहरी सांस ली। मनाली का मौसम उस दिन अनोखे ढंग से साफ था। आकाश निर्मल और धूप इतनी चटक कि हर पत्ता चमक रहा था। उसी दोपहर चांदनी ओझा ने उसे पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए बुलाया था। आरुषि ने हामी भर दी थी। क्लिनिक से सीधे वह टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंची। चांदनी वहां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। समय था तो उन्होंने तय किया, पहले दोपहर का भोजन कर लिया जाए। चांदनी ने 3 व्यंजन और एक सूप बनाया था। खुशबू ने ही मन को तृप्त कर दिया। आरुषि ने पहला कौर लेते ही बरबस संतोष की सांस भर ली। खाने के बाद जैसा हमेशा होता था, आरुषि ने मेज समेटी और रसोई की ओर बढ़ गई। ये दोनों की पुरानी आदत थी। जब चांदनी खाना पकाती तो आरुषि रसोई संभालती। बर्तन धोने की आवाज धीरे धीरे कमरे में गूंज रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धप 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 आवाज अपार्टमेंट नंबर 702 से गूंजी, यानी चांदनी के दरवाजे से। चांदनी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट उभरी। आरुषि रसोई में थी, पानी की आवाज में डूबी हुई। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। चांदनी ने चुपचाप दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। धीरे धीरे उसने कुंडी खोली। दरवाजा खुला और बाहर एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक, चेहरे पर रहस्यमय सन्नाटा, और वो शख्स था शुभम तिवारी। उसका भेद खुल चुका था। उसके नाम पर अफवाहों की बाढ़ आ गई थी। इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। प्रमोशन का सपना टूट चुका था और नौकरी तक छिन गई थी। अब वह लगभग हर दिन चांदनी को सताता था, कभी धमकाकर, कभी गिड़गिड़ाकर। चांदनी का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने फोन उठाने का अभिनय किया और सख्त स्वर में बोली, यहां से चले जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। शुभम की आंखें खून से भरी थीं। अचानक वह मुड़ा और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। चांदनी, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूं। तुम मुझे इतनी सजा क्यों दे रही हो? उसकी रुलाई से भीगी आवाज ने हवा को भारी कर दिया। वही उसकी इन हरकतों को देख चांदनी के भीतर घृणा उभर आए। उसकी बेहयाई अब उसे और ज्यादा घिनौनी लग रही थी। वह आदमी जिसे वह मुश्किल से जानती थी, और वो भी बस एक पड़ोसी भर। सड़क पर 2-3 बार टकरा गए, यही जान पहचान थी। और अब वही शख्स उसके पीछे दीवाना बना घूम रहा था। उसने चोरी छिपे उसकी तस्वीरें खींची थीं, उन्हें भद्दे तरीके से बदला था और अश्लील वीडियो और तस्वीरें बना डाली थीं। ये सोचकर चांदनी की आत्मा कांप उठी। उसने कठोर आवाज में कहा, तुम्हारी ये हरकतें मुझे घिन दिलाती हैं। अभी के अभी निकल जाओ। शुभम की हरकतों ने चांदनी ओझा की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। गली मोहल्ले की गंदी अफवाहें, बदनाम करने वाली बातें और झूठे किस्से सब उसी की करतूत का नतीजा थे। औरत की बदनामी करना ही काफी घटिया था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें पाना चाहता हूँ जैसे बेहुदे बहाने के पीछे छुपकर यह सब करना और भी घृणित था। चांदनी ने गहरी सांस ली और होंठ भींचते हुए ठंडी हंसी हंसी। जब मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे थे, तब क्या कभी सोचा था कि आज का दिन भी आएगा? ये तो बस थोड़ा सा हिसाब चुकाया है। अभी तक तो मैंने रहम दिखाया है। उसके शब्द जहर की तरह थे। यादें अचानक मन में कौंध गईं। दरवाजे पर चिपकाई गई उसकी तस्वीरें, स्कूल में हुए ताने, गालियां, और अंत में वही बदनामी जिसने उसे मौत की ओर धकेल दिया था। अगर उस वक्त बचा ली गई होती तो शायद वह आज यहाँ खड़ी न होती। तो क्या अब शुभम की बर्बादी कोई बड़ी बात थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुभम की आंखों में नफरत की ठंडी चमक तैर गई। कुतिया, ये सब तूने किया। तूने ही हैकर ढूंढकर मेरी पोल खोली। मैंने तुझे बहुत हल्के में लिया था। उसके बदलते तेवर को देख चांदनी को हंसी आ गई। कितनी अजीब बात थी, बुराई करने वाले कभी अपने गुनाहों पर सोचते ही नहीं, उन्हें सिर्फ बदला याद रहता है।
अब जुबान से काम नहीं चलेगा, उसने सोचा, इसके लिए तो सिर्फ लात घूंसे ही काफी है। उसने अचानक जोर से लात मारी। शुभम पहले से ही घुटनों के बल झुका हुआ था। उसका पैर सीधे उसके कंधे पर पड़ा। धड़ाम, वह जमीन पर लुढ़कता चला गया, 2 बार पलटा और कराहते हुए दीवार से टकरा गया। लेकिन चांदनी रुकी नहीं। उसने जेब से चमकती हुई चाकू निकाली और उसकी ओर झपटी। निकम्मे, गंदे कीड़े, निकल यहां से। शुभम की आंखों में डर उतर आया। उसकी सांसें अटक गईं। वह हाथ पांव मारते हुए पीछे हटने लगा। बदहवास होकर जमीन पर लौटते हुए, दीवार से टकराते हुए किसी तरह सीढ़ियों की तरफ भागा और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। चांदनी ने उसकी पीठ पर तिरस्कार से थूका। खून। उसने चाकू वापस रखा, खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर आरुषि गुप्ता के घर लौट आए। अंदर पहुंचते ही आरुषि कूड़े का थैला बाहर रख रही थी। उसने सिर उठाकर पूछा, बाहर क्या हुआ? चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गुंडे को रास्ता दिखा दिया। आरुषि ने अंदाजा लगाया और धीरे से पूछा, क्या वही नीच फिर आया था? मदद चाहिए तो बता देना। चांदनी ने हाथ उठाकर रोक दिया, नहीं आरुषि, तूने वैसे ही बहुत मदद की है। ये सब मैं खुद संभाल लूंगी। असल में ये पहली बार नहीं था। शुभम कई बार आ चुका था, कभी धमकाने, कभी गिड़गिड़ाने और कभी और भी घटिया तरीकों से। पिछली बार तो उसने बेहयाई की हद पार कर दी थी। कह रहा था, तेरी इज्जत तो वैसे ही चली गई है, अब मेरे साथ रह ले। उस पल गुस्से में चांदनी ने रसोई से चाकू उठाया था। ऐसे कीड़े किसी काम के नहीं होते, बस घिन दिलाने के लिए पैदा होते हैं। आरुषि ने कुछ और नहीं कहा। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और निकल पड़ी ट्रैकिंग के लिए। मनाली की हवा ताजगी से भरी थी। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ अब भी चमक रही थी और नीचे हरियाली से भरी ढलानों पर धूप खेल रही थी। आरुषि का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसे क्या पता, जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगी तभी राजस्थान से आई गाड़ियों का एक काफिला अहंकार से भरा हार्मनी मेडिकल सेंटर के सामने आकर रुकेगा। यूनियन क्लिनिक यानी आरुषि की जगह का नाम चारों ओर गूंजने लगा था और उसकी वजह से हार्मनी मेडिकल सेंटर में आने वाले मरीजों की संख्या घट चुकी थी। सामने की इमारत से रोज ही कोई एक आदमी घूरता रहता था, विकास। उसकी आंखों में जलन साफ झलकती थी। वह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी शान पर आरुषि भारी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से वह वही डेरा जमाए बैठा था, हर आने जाने वाले मरीज के सामने अपनी डींगे हाँकता। मैं तो करणवीर जोशी का पोता हूँ, हार्मनी मेडिकल सेंटर का असली वारिस हूँ, मेरी दवा जैसी किसी के पास नहीं है। इसी दौरान एक चमचमाती जगुआर आकर रुकी। उसमें से एक व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति उतरा। उसके शरीर में कमजोरी थी, मगर उसके चेहरे की शान और चाल ढाल देखकर साफ था कि वह कोई बड़ा आदमी है। विकास की आंखें चमक उठीं। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वह तुरंत भागकर आगे आया और बड़े जोश से बोला, हार्मनी मेडिकल सेंटर में आपका स्वागत है। आपको यहाँ वो इलाज मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। आखिर मैं हूँ ही करणवीर जोशी का असली उत्तराधिकारी। विकास के दावों की हद ही नहीं थी। उसके बड़ा चढ़ाकर बोले गए शब्द सुनकर हार्मनी मेडिकल सेंटर के अन्य वैद्य तो पसीने पसीने हो गए थे। उनके चेहरे लाल पड़ गए, मानो शर्म से खून उतर आया हो। अगर स्वयं करणवीर जोशी यहाँ मौजूद होते तो वह भी विकास को चुप करा देते। उसकी बेशर्मी की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन विकास के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक बनी रही। उसकी निगाह उस आदमी की लकवाग्रस्त टांगों पर टिक गई जो व्हीलचेयर पर बैठा था। उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, आपकी टांगों का इलाज सिर्फ हमारे सेंटर में ही संभव है। व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। वह ठंडी निगाहों से बोला, क्या तुम इसके बारे में सच में पक्के हो? पास खड़े वैद्य इतने परेशान हो उठे कि वे लगभग विकास का मुंह बंद करने को तैयार हो गए। चिकित्सा की दुनिया में बिना पक्के सबूत के ये दावा करना कि इलाज हो जाएगा सबसे बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन विकास को विनम्रता का लेशमात्र ज्ञान नहीं था। उसे विश्वास था कि इतने वैद्य जो वर्षों तक करणवीर जोशी के साथ रहे हैं, उनके लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए उसने घमंड से सिर उठाकर कहा, निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। व्हीलचेयर वाले व्यक्ति की आंखें कुछ पल झुक गईं। उनमें उम्मीद की हल्की सी झलक जगी थी, लेकिन उसने उसे दबा दिया। वह पहले भी ऐसे कई वादे सुन चुका था। हर बार उसकी आशा टूटी थी और हर बार निराशा और गहरी हो गई थी। उसने दोनों हाथ जोड़े और धीमी पर दृढ़ आवाज में बोला, अगर तुम सच में मेरी टांगें ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने का पहाड़ दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो याद रखना, मैं तुम्हारे इस सेंटर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन विकास ने सिर्फ पहले वाले हिस्से पर ध्यान दिया। वह चौड़ी मुस्कान के साथ बोला,
तो फिर मैं तुम्हारे सोने के पहाड़ का इंतजार करूंगा। उसने हाथ हिलाते हुए अपने सभी वैद्यों को आदेश दिया। क्या देख रहे हो, इस सज्जन की टांगों का इलाज करो। और ध्यान रहे, इन्हें पूरी तरह ठीक होना चाहिए। बाकी वैद्य एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। यह क्या हो रहा था? बढ़ चढ़कर बातें विकास ने की और अब उन्हें ही उसकी भरपाई करनी पड़ रही थी। हालांकि इसमें दो अपवाद भी थे। हाल ही में विकास ने भारी धनराशि देकर दो महान वैद्य नियुक्त किए थे। उनकी ख्याति करणवीर जोशी के बराबर मानी जाती थी। दोनों के चेहरे पर अहंकार झलकता था और उनका रुतबा विकास से कम नहीं था। विकास की बात सुनकर दोनों ने बाकी वैद्यों की ओर तिरछी निगाह डाली और ठंडे स्वर में बोले, तुम लोग पहले जांच करो। अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ तभी हम आगे आएंगे। उनकी शांति और आत्मविश्वास ने उन्हें वास्तव में विशेषज्ञ जैसा आभास दिया। बाकी वैद्य थोड़े निश्चिंत हुए और उस व्हीलचेयर वाले व्यक्ति की टांगों की जांच करने लगे। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि महेंद्र मित्तल था। उसके पीछे खड़े सहायकों की आंखों में चमक थी। वे आपस में फुसफुसाए, मित्तल साहब, अब उम्मीद है। शायद इस बार टांगे सच में ठीक हो जाएंगी। लेकिन महेंद्र मौन रहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आर्मरेस्ट पर थाप देती रहीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। एक एक करके वैद्य सामने आए। हर किसी ने उसकी नाड़ी जांची, टांगे देखीं, लेकिन अंत में सबके चेहरे पर निराशा छा गई। एक ने सिर हिलाया, दूसरे ने लंबी सांस भरी। ये देख दोनों महान वैद्य हंस पड़े। उनकी आवाज में घृणा और उपहास झलक रहा था। क्या तुम सब नाकारा हो? इतना आसान कारण भी नहीं खोज पाए? हटो, हम दिखाते हैं। वे दोनों आगे बढ़े। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास अब भी था। महेंद्र की निगाह तेज हो गई। उसके पीछे खड़े सहायक सांस रोककर खड़े हो गए, मानो समय ही ठहर गया हो। दोनों वैद्यों ने बारी बारी से जांच की, लेकिन कुछ ही देर में उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। पहले जो चेहरे स्थिर और शांत थे, वे अब घबराहट और शर्म से कांपने लगे। उनकी आंखें झुकी हुई थीं और होंठ सूखे हुए। महेंद्र ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षण बाद उसकी पलकों ने झटका खाया और उसकी आंखें खुलीं। उनमें सुनहरी एम्बसी चमक थी, जिसमें तूफान उमड़ रहा था। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हवा तक जम गई। इस जगह को आग लगा दो, पूरी तरह से राख कर दो। लकड़ी का एक तख्ता और ईंट की एक दीवार भी सलामत न बचे। उसका आदेश सुनते ही उसके आदमी सन्नाटे में खड़े रह गए। अगले ही पल उनमें से कुछ ने सिर झुकाकर हामी भरी और बाहर निकल गए। हार्मनी मेडिकल सेंटर की दीवारों पर जैसे मौत का साया छा गया। क्या सच में आज हार्मनी मेडिकल सेंटर बर्बाद हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हार्मनी मेडिकल खत्म। हार्मनी मेडिकल सेंटर की दीवारों पर जैसे मौत का साया छा गया। महेंद्र मित्तल के शब्द खत्म होते ही उसके सबॉर्डिनेट्स का एक ग्रुप अंदर घुस आया। हर किसी के हाथ में पेट्रोल से भरी बाल्टियां थीं। वे बिना रुके फर्श और दीवारों पर पेट्रोल उंडेलने लगे। तीखी गंध हवा में भर गई, जिससे वातावरण और भी भयावह हो गया। विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाला सचमुच इतना खतरनाक कदम उठा देगा। उसका दिल धड़कते धड़कते जैसे रुक सा गया। वह तुरंत चिल्लाया, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हार्मनी मेडिकल सेंटर है। यहाँ उपद्रव करने की किसी को इजाजत नहीं है। ये वही पंक्ति थी जिसका सहारा लेकर वह हर मुश्किल मरीज को डराता आया था। लेकिन आज ये हथियार बेअसर साबित हो रहा था। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि महेंद्र मित्तल उन पागलों में से है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसी वक्त महेंद्र का एक सबॉर्डिनेट कठोर आवाज में बोला, क्या ये वही जगह नहीं है जहां करणवीर जोशी जैसे महान चिकित्सक का नाम जुड़ा है? वो कहाँ है? डरे सहमे एक चिकित्सक ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर करणवीर गंभीर रूप से बीमार हैं। अब वो किसी को पहचान भी नहीं पाते और सही से बोल भी नहीं पाते। वे अब किसी मरीज को नहीं देख सकते। कमरे में सन्नाटा पसर गया। विकास अब भी हालात समझ नहीं रहा था। उसने फिर से अकड़ दिखाने की कोशिश की, मानो जोशी परिवार का नाम लेकर सबको दबा देगा। जानते भी हो तुम लोग किससे उलझ रहे हो? जोशी परिवार का अपमान करने वाले कभी चैन से नहीं रह पाते। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। महेंद्र मित्तल ने उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखा और धीमे स्वर में कहा, तो तुम ही हो करणवीर जोशी का बेटे और हार्मनी मेडिकल सेंटर का उत्तराधिकारी। तो फिर तुम्हारे चिकित्सकीय कौशल भी कमाल के होंगे, है ना? विकास ने हंसने की कोशिश की, जैसे ब्लफ कर रहा हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। महेंद्र ने धीरे धीरे हाथ उठाया। अच्छा, तो इसे ले जाओ।
दो सबॉर्डिनेट्स तुरंत दौड़े और विकास को जबरन पकड़कर बाहर खींच ले गए। उसकी चीखें हवा में गूंजती रहीं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी बीच पेट्रोल की कई टंकियां पहले ही खाली की जा चुकी थीं। महेंद्र ने जाते जाते अपनी जेब से एक सिगरेट निकाला, उसे होठों पर लगाने के बाद एक लाइटर निकाला और अपने सिगरेट को जलने के बाद उसे हल्के झटके से पीछे फेंक दिया। वो लाइटर हवा में 3-4 बार घूमता हुआ गिरा। उसकी छोटी सी लौ कभी बुझने की कोशिश करती तो कभी फिर चमक उठती, और फिर धड़ाम, जैसे ही वो जमीन से टकराया, चारों तरफ बिखरे पेट्रोल ने आग पकड़ ली। पल भर में आग की लपटें आसमान छूने लगीं। हर ओर चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हार्मनी मेडिकल सेंटर जलकर राख हो रहा था। इसी दौरान अस्पताल के भीतर अपने बिस्तर पर पड़े करणवीर जोशी तक ये खबर पहुंची। वहीं दूसरी ओर चांदनी लगातार लिखे जा रही थी। उसकी लिखावट घनी और छोटी छोटी पंक्तियों से भरी थी। आरुषि हंस पड़ी, इतनी सारी इच्छाएं, कहीं ये लालच तो नहीं हो गया? चांदनी ने शर्माकर कलम नीचे रख दी। शायद मैंने थोड़ी ज्यादा ही लिख दी हैं। आरुषि ने आंख मारी। कोई बात नहीं, इन्हें ऊंचाई पर बांध दो ताकि सबसे पहले तुम्हारी इच्छाएं दिखाई दें। आरुषि ने अपनी पट्टिका उठाकर एक डाली पर बांध दी। चांदनी खुशी से इधर उधर दौड़ने लगी। उसने एक पत्थर खींचकर लाया और उस पर खड़े होकर पट्टिका बांधने की कोशिश की, मगर उसकी ऊंचाई अभी कम पड़ रही थी। ये देखकर आरुषि मुस्कुरा दी। उसने पास पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाए और चांदनी की ओर बढ़ा दी। लकड़ी की मदद से चांदनी ने अपनी पट्टिका सबसे ऊंचे स्थान पर बांध दी। भले ही वो पेड़ की सबसे ऊपरी डाल न थी, पर बाकी सब पट्टिकाओं से कहीं ऊंची थी। चांदनी ने उसे देखकर गहरी सांस ली और हल्के स्वर में फुसफुसाए, अब मेरी इच्छाएं भगवान तक जरूर पहुंचेंगी। आरुषि ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। उसके दिल में कहीं न कहीं एक अनजानी हलचल उठ रही थी। फिर आरुषि ने अपनी हथेलियां बजाकर संतोष की एक हल्की मुस्कान बिखेरी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक पीछे से आने वाले कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ ही पलों में कावेरी की चंचल आवाज गूंजी, माँ देखो ना, वो मीनार कितनी पुरानी लग रही है। चलो उसे पास से देखते हैं ना। मनीषा ने लाड़ से उत्तर दिया। ठीक है, आज का दिन तो वैसे भी तुम्हारे साथ बिताने के लिए है। जहां चाहो हम वहीं चलेंगे। कावेरी खुशी से उछल पड़ी और माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। धन्यवाद माँ, आप सबसे अच्छी हो। दोनों माँ बेटी आपस में हंसते बतियाते हुए उस प्राचीन मीनार की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर आरुषि और चांदनी पर पड़ी, उनकी हंसी अचानक थम गई। कावेरी ने आरुषि को देखते ही चेहरा चमका दिया। उसकी मुस्कान बेहद मासूम और उज्ज्वल थी। मगर मनीषा की आंखों में वही पुरानी चुभन लौट आए। उसे वो जन्मदिन की रात याद आई, वो अबूझ, अव्यवस्थित और कलह से भरी रात, जब ये सच सबके सामने आ गया था कि आरुषि ही थी जिसने मीना को उकसाकर पत्रकारों को बुलवाया, जिससे पूरे समारोह में हलचल मच गई थी। उस समय मनीषा क्रोध से पागल हो उठी थी। उसने अपने होश खो दिए थे और आरुषि को तमाचे जड़कर घर से निकल जाने का आदेश दिया था। बाद में भले ही उसने सार्थक को भेजकर आरुषि को वापस बुलवाने की कोशिश की हो, मगर आरुषि ने ठुकरा दिया। बल्कि उसने तो खुलेआम कह दिया कि वह अब गुप्ता परिवार का हिस्सा ही नहीं है। उस दिन के बाद से मनीषा ने मन ही मन ठान लिया था, वह आरुषि को इतनी तकलीफ देगी कि एक दिन वो खुद वापस आए और उससे माफी मांगे। उसका विश्वास था कि परिवार छोड़ने के बाद आरुषि का जीवन दयनीय हो गया होगा। न पैसा, न रिश्तेदार, न दोस्त, वह आखिर कितने दिन टिक सकती थी। यही सोचकर मनीषा ने समय का इंतजार किया था। यहाँ तक कि जब उसने कावेरी को अपने पास वापस लिया, तो उसका एक कारण ये भी था कि आरुषि को जलन हो, उसे एहसास हो कि अगर वह माँ को अपनी माँ मानने से इनकार कर रही है, तो भी मनीषा के पास बेटी की कमी नहीं है। लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी मनीषा को वही नज़ारा नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। आरुषि न केवल पहले से बेहतर कपड़े पहनती थी, अच्छी जिंदगी जी रही, खुश दिख रही थी, बल्कि फुर्सत से पर्वतारोहण जैसी चीजों में भी शामिल थी। ये दृश्य मनीषा के दिल में एक गहरी हार की चुभन बनकर उतरा। मानो आरुषि को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा हो कि उसने गुप्ता परिवार की उत्तराधिकारी का हक खो दिया है। मनीषा का मन विरोधाभासों से भरा था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कावेरी की धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। माँ, आरुषि उस चांदनी जैसी लड़की के साथ क्यों घूम रही है? स्कूल में लोग कहते हैं कि वो काम करती है। मनीषा का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये उसकी सहनशक्ति की आखिरी सीमा को पार करने जैसा था। उसने गहरी सांस ली और सीधे आरुषि पर गुस्से से नजरें गड़ा दी।
घर से दूर रहने के बाद भी तुम ऐसे घटिया लोगों की संगत में हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम तो मुझे नीचा दिखाने पर तुली हो। आरुषि ने उसे देखा और लगभग हंस पड़ी। मनीषा जी, आप किस हक से मुझे ये भाषण दे रही हैं? आप क्या उस दिन का तमाचा और आपके कहे हुए शब्द भूल गए हैं? और ऊपर से सुना है आपके पति जी को हाल ही में हार्ट अटैक आया है, लेकिन फिर भी आप खुलेआम अपनी बेटी के साथ गम रहे हैं। मनीषा ने अपने चेहरे पर आहत सी झलक ओढ़ ली। उसने धीरे से लंबी सांस ली। आरुषि, मैं तुम्हारी मां हूं। वो तो बस एक थप्पड़ था। क्या तुम जिंदगी भर उसी बात का बैर रखोगी? आरुषि की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में ठंडा शांत दर्द उतर आया, जैसे उसके मन में कोई गहरी खाई हो जिसमें सालों की उपेक्षा, ठुकराहट और अपमान भरे पड़े हों। मनीषा आज तक अपनी गलती को मान ही नहीं पाई थी। उसके लिए वह थप्पड़ शायद मामूली रहा होगा, लेकिन आरुषि जानती थी कि उस थप्पड़ का असली मतलब क्या था। वह केवल एक तमाचा नहीं था, वह उसकी मां के मन में छिपा पूर्वाग्रह था, उसकी बेवजह की झुंझलाहट थी और सबसे बढ़कर प्यार की कमी थी। आरुषि की निगाहें स्थिर और गहरी थीं। उसने साफ कड़े शब्दों में कहा, मिस गुप्ता, मैं आपकी पालतू नहीं हूं जिसे आप मनचाहे वक्त डांटे, मारे और उम्मीद करें कि मैं सब भूल जाऊं। मैं एक इंसान हूं। मेरे भी जज्बात हैं। मुझे भी दर्द और अन्याय महसूस होता है। वह एक शब्द पर जोर देकर बोली। तो फिर क्यों न मैं गुस्सा रखूं? क्यों न मैं विरोध करूं? क्यों न मैं आपसे नफरत करूं? क्यों है ऐसा कि कावेरी किसी की जान लेकर भी माफ हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसकी करतूतें उजागर कर दूं तो मुझे कभी माफ नहीं किया जाता? उसके हर क्यों ने मनीषा के दिल पर चोट की तरह असर किया। आरुषि की आंखों में ठंडा सन्नाटा उतर आया था। मनीषा जी, आपने मुझे कभी भी एक योग्य मां की तरह नहीं अपनाया। तभी हवा का एक तेज झोंका बहा। मीनार के पास टंगे लकड़ी के पट्टे आपस में टकराकर छन छन की आवाज करने लगे। मनीषा एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। आरुषि की आवाज में कोई तेजी या गुस्सा नहीं था, मगर उसके सधे हुए सीधे शब्द किसी वज्रपात की तरह मनीषा के कानों में गूंज उठे। उसे ऐसा लगा मानो उसके सीने में कोई गहरी खाई बन गई हो और उस खाई से ठंडी हवा भीतर घुस रही हो। उसके होंठ कांप उठे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। क्या वाकई उसकी अपनी बेटी की नजर में वह इतनी बुरी मां थी? उसका दिल हिलकर रह गया। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन हम मां बेटी हैं, मनीषा की आवाज कांप रही थी। तुम मेरे शरीर का हिस्सा थी। 9 महीने की कठिनाई के बाद मैंने तुम्हें जन्म दिया। और आज तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं योग्य मां नहीं हूं। मैंने दिन रात तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा इंतजार किया, और तुम हो कि मेरे मुंह पर इतनी कठोर बातें कह रही हो। उसका हाथ कांपते हुए उठा और उसने आरुषि की ओर इशारा किया। कैसे कह सकती हो ऐसी बातें जो दिल को चीर कर रख दे? लेकिन उसे आरुषि की आंखों में बस ठंडापन दिख रहा था। उस ठंडक के पीछे छिपा दर्द, वर्षों का उपेक्षित प्यार और अनकही पीड़ा, वह सब मनीषा अब भी देख नहीं पा रही थी। उसे बस यह एहसास था कि आरुषि उससे नफरत करती है। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब वह आज तक समझ ही नहीं सकी थी। जिसके बाद आरुषि वहां से चली गई, पर तभी अचानक कुछ लोग आए और आरुषि को चारों तरफ से घेर लिया। आखिर कौन थे वो लोग? जानने एक लिए बने रहिए हमारे साथ। आरुषि किडनैप। आरुषि शांत लेकिन बेहद गहरे स्वर में कहा, मनीषा जी, आपने मुझे कभी भी एक योग्य मां की तरह नहीं अपनाया। उसी पल हवा का तेज झोंका बहा। मीनार के पास टंगे लकड़ी के पट्टे आपस में टकराकर छन छन की आवाज करने लगे। वो आवाज मानो माहौल में किसी अनदेखे तूफान की आहट थी। मनीषा एक कदम पीछे लखा गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आरुषि की आवाज में न तेजी थी, न गुस्सा, लेकिन उसके सधे हुए सीधे शब्द किसी वज्रपात की तरह मनीषा के कानों में गूंज उठे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में कोई गहरी खाई बन गई हो, और उस खाई से ठंडी हवा भीतर उतर रही हो। उसके होंठ कांप उठे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। दिल कांप उठा। दिमाग ने सवाल किया, क्या वाकई उसकी अपनी बेटी की नज़र में वह इतनी बुरी मां थी? उसकी आंखें भर आईं, चेहरे पर पीड़ा और बेबसी उतर आई। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, लेकिन हम मां बेटी हैं। उसकी आवाज थरथरा रही थी। तुम मेरे शरीर का हिस्सा थी। 9 महीने की कठिनाई के बाद मैंने तुम्हें जन्म दिया। और आज तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं योग्य मां नहीं हूं। उसकी सांसें टूट रही थीं। वह लगभग रोते हुए बोली, मैंने दिन रात तुम्हें ढूंढा, मैंने हर बार इंतजार किया कि तुम लौट आओ। मैंने अपने दिल के हर कोने में तुम्हारी तस्वीर सहेज रखी। और तुम हो कि मेरे मुंह पर इतनी कठोर बातें कह रही हो। उसका हाथ कांपते हुए उठा।
उसने आरुषि की ओर इशारा किया। कैसे कह सकती हो ऐसी बातें जो दिल को चीर कर रख दें। मगर उसे आरुषि की आंखों में बस ठंडापन दिखा, वो ठंडापन जो किसी पत्थर की तरह कठोर था। उस ठंडक के पीछे छिपा दर्द, वर्षों का उपेक्षित प्यार, अनकही पीड़ा। वो सब मनीषा अब भी नहीं देख पाए। उसे बस इतना एहसास हुआ, आरुषि उससे नफरत करती है। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब वह आज तक समझ ही नहीं सकी थी। वही आरुषि ने हल्के से सिर झुका लिया, उसके पास अब सफाई देने को कोई शब्द नहीं बचा था। आखिर कहने से भी क्या होता? उसकी बात सुनना तो मानो पत्थर की दीवार से टकराने जैसा था। किसी को उसकी पीड़ा की परवाह नहीं थी, न ही उसके साथ हुए अन्याय की। उसने थककर गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। बेवजह अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं था। उसने सामने खड़ी अब भी स्तब्ध चांदनी ओझा का हाथ थामा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। पहाड़ से उतरते समय चांदनी ने न तो पुराने पेड़ के पास हुई घटना का जिक्र किया और न ही मनीषा का नाम लिया। वह हल्की फुल्की बातें करती रही, रास्ते के पेड़ पौधों, दूर दिखते बादलों और पहाड़ी की ढलानों पर फूटते जंगली फूलों के बारे में। आरुषि उसकी नीयत समझ गई। ये चांदनी का तरीका था माहौल को हल्का करने का। उसने भी मुस्कुराते हुए साथ दिया। सच कहें तो उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हो गया। बातों बातों में सफर कट गया और वे पहाड़ी के तलहटी तक पहुंच गईं। नीचे आते ही चांदनी का चेहरा चमक उठा। क्यों ना मोमो खाने चले? इस बार मेरी तरफ से। आरुषि हल्की हंसी में बोली, ठीक है, लेकिन मैं जमकर खाऊंगी। खाओ, जितना मन चाहे खा लेना। चलो कोई अच्छा सा ढाबा ढूंढते हैं, तुम जो चाहो ऑर्डर करना। दोनों के बीच अब तक का रिश्ता भले ही नया था, लेकिन छत पर हुए उस जीवन मरण के क्षण ने उन्हें एक दूसरे का सच्चा हमदर्द बना दिया था। उनके संघर्ष, उनके जख्म किसी अनजानी दूर से जुड़ते थे। शायद यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी हमराज बन गई थीं। आरुषि और चांदनी साथ साथ मुस्कुराती हुई बस स्टॉप की ओर बढ़ीं। वहां से शहर जाने के लिए कई रास्ते थे, बसें, टैक्सियां और प्राइवेट गाड़ियां। लेकिन मुश्किलें अक्सर वहीं आ धमकती हैं जहां उनकी उम्मीद नहीं होती। अचानक पीछे से टायरों की चीखती आवाज आए। एक काली कार पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रही थी। आरुषि की नजरें तुरंत चौकन्नी हो उठीं। उसने झट से चांदनी का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। कार वहीं आकर रुकी जहां एक पल पहले वे खड़ी थी। दरवाजे धधा कर खुले। 4 नहीं, पूरे 5 गठीले आदमी बाहर कूदे। उनकी निगाहें साफ बता रही थी, वे आरुषि के पीछे आए हैं। आरुषि की आंखें सिकुड़ गईं। उसने चांदनी को जोर से धक्का देकर कहा, भागो। लेकिन चांदनी ने जिद्दी अंदाज में सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाली। जो भी है, हम साथ झेलेंगे। आरुषि के पास बहस का वक्त नहीं था। उसने किनारे से देखा, 2 और गाड़ियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। हेडलाइट्स की सफेद धारें पगडंडी को चीर रही थीं। अगर वे नजदीक आ जाती तो बच निकलना नामुमकिन था। दांत भींचकर उसने चांदनी की ओर तीखी नजर डाली। अगर तुम यहीं रुकी तो बस मेरा बोझ बहाओगी, लेकिन अगर भागी तो मदद ला सकती हो, समझी? चांदनी की आंखें कांप गईं। गहरी अपराधबोध और दुविधा उसके चेहरे पर उभर आए। एक पल को वह ठिठकी रही, लेकिन फिर उसकी नजरें मजबूत हो उठीं। उसने सिर हिलाया। ठीक है, उसने बुदबुदाया, मैं समझ गई। बिना एक शब्द और कहे चांदनी मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। उसकी परछाई धुंधली होकर रात में समा गई। आरुषि वहीं तूफान के बीच एक अडिग चट्टान की तरह खड़ी रही। अब उसका सामना था उन 5 आदमियों और आने वाले खतरों से। वे आदमी आरुषि गुप्ता की ओर बढ़े, मानो उसके अलावा और कुछ उनके सामने था ही नहीं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य झलक रहा था, उसे पकड़ना। आरुषि ने अपनी हथेली में छिपी पतली सी धारदार ब्लेड पर पकड़ कस ली। उसकी उंगलियां तन गईं। दूसरी हाथ की मुट्ठी ढीली हुई और उसकी जेब से 3 चमचमाती चांदी की सुइयां बाहर आईं। जैसे ही वे आदमी नजदीक पहुंचे, आरुषि ने इंतजार नहीं किया। उसने ही पहला वार किया। सुइयां हवा में चमकी और उसी क्षण वह आगे झपटी। उसकी ब्लेड सीधा उनके नाड़ी बिंदु पर निशाना साध रही थी। आदमियों ने सहज प्रतिक्रिया में वार से बचाव किया, किंतु उनकी हडब्डी ने उन्हें असली खतरे को नजरअंदाज करवा दिया। तीनों सुइयां अपने निशाने पर लगीं। उनमें से 3 आदमी अचानक लखा गए। उनके कंधों और छाती में जलन सी फैल गई। दर्द की तीखी लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। उनकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं, मानो समझ ही न पाए कि यह हुआ क्या। एक पल बाद वे जमीन पर गिर पड़े। शरीर अकड़ गया, जैसे उनमें से जान खींच ली गई हो। आरुषि ने गहरी सांस ली। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पीछे से 2 और गाड़ियां आकर रुक गईं। उनके हेडलाइट्स तलवारों जैसी चमकती हुई आरुषि पर गड़ी थीं।
रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। 3 ढेर हुए, पर अभी और आने वाले हैं, उसने खुद से फुसफुसाया। वह अच्छी तरह जानती थी वह किसी भ्रम में नहीं रह सकती। इतनी भारी भीड़ का सामना करना उसके बस में नहीं था। उसके पास चांदी की सुइयों का सीमित भंडार था और जेब में रखी विष पाउडर की पुड़िया केवल थोड़े समय के लिए सामने वाले को निष्क्रिय कर सकती थी, और वो बिल्कुल भी घातक नहीं थी। उसके सामने खड़े लोग साधारण गुंडे नहीं थे। उनके शरीर की चुस्ती फुर्ती, हर हरकत में अभ्यास झलक रहा था। इससे पहले कि दोनों गाड़ियां उसे चारों ओर से घेर लेती, आरुषि ने जरा भी समय गंवाए बिना पलटी और दौड़ पड़ी। उसकी आवाज रात की खामोशी को चीर गई, बचाओ, ये लोग मानव तस्कर हैं, मुझे पकड़ने आए हैं, मदद करो। उसकी चीख सुनकर 2 आदमी क्षणभर को ठिठक गए। उनके कदम रुक गए, जैसे अचानक अनजान खतरे का आभास हुआ हो। आरुषि जानती थी इस समय उसका सबसे बड़ा उद्देश्य लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी जान बचाना है। उसके पैर जमीन पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे, दिल तेजी से धक रहा था, और दिमाग में बस यही गूंज रहा था, अगर आज मैं रुकी तो सब खत्म। वह अंधेरे में गायब होती जा रही थी, जबकि पीछे हेडलाइट्स की चमक और भागते कदमों की गूंज पीछा करती रही। महेंद्र मित्तल पास खड़ी कार में बैठा सब देख रहा था। उसके होठों से धीमी हंसी फूट पड़ी। कमाल है, मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। मनाली के सबसे अमीर खानदान की खोई हुई बेटी, जो 18 सालों तक गुमशुदा रही, फिर अचानक मिल गई और घर वापस लाई गई। लेकिन उसकी वो परीक्षा जैसी वापसी मुश्किल से 6 महीने भी नहीं टिक पाए, और फिर से उसे घर से निकाल दिया गया। अब वह शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जसी कोठरी में किराए पर रह रही थी। और सबसे बड़ा तमाशा ये था कि वह माधव लालवानी के वारिस आशीष से लगभग सगाई के कगार पर थी। जितना गहराई से महेंद्र ने खोदा, उतने ही राज सामने आते गए। सबसे चौंकाने वाला सच था उसका और राघव कपूर का रिश्ता। वह राघव, जो किसी औरत की तरफ देखता तक नहीं था, न केवल आरुषि गुप्ता के पक्ष में खड़ा हुआ, बल्कि लालवानी परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया। उसने उन्हें मजबूर किया कि वे अपना पूरा तेल का क्षेत्र और एक खान उसके नाम पर कर दें। जब महेंद्र को पहली बार यह खबर लगी, तो उसे लगा कोई बढ़ा चाहकर बात कर रहा है। भला कौन सी औरत राघव कपूर जैसे आदमी को झुका सकती है? पर जब उसने टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया तो तस्वीर साफ होने लगी। फिर भी उसके मन में शंका बनी रही, लेकिन अब सामने अपने ही आदमियों से भिती आरुषि को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने पहले ही 3 गुर्गों को धराशायी कर दिया था और फिर भी खुद को संभालकर भागने में सफल रही थी। उससे भी बका उसकी शख्सियत। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसमें एक अजीब सी कशिश थी, एक तेज धारदार आकर्षण जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। महेंद्र की हंसी धीरे धीरे थम गई। उसने उंगलियां चटकाईं। उसकी एम्बर सी आंखों की चमक अचानक गायब हो गई और जगह उसकी ठंडी, निर्मम निगाहों ने ले ली। बेकार के नालायक, उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। अगर इस बार उसे पकड़ नहीं पाए तो कीमत तुम चुकाओगे। उसके आदमियों को और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। धमकी बिल्कुल साफ थी। वे और भी ज्यादा ताकत से पीछा करने लगे। नाकामी का सवाल ही नहीं था, क्योंकि नाकामी का मतलब था मौत। उधर आरुषि भीड़ की तरफ भागी। उसकी आवाज आसमान को चीरती हुई निकली, बचाओ, ये लोग मानव तस्कर हैं, मेरी मदद करो। बस स्टॉप के पास खड़े यात्रियों और टूरिस्टों ने शोर सुन लिया। कुछ शहर लौटने वाले थे, कुछ पहाड़ पर रात भर रुकने की तैयारी कर रहे थे। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। कई चेहरों पर चिंता दिखी। कुछ तो मदद के लिए कदम भी बढ़ाने वाले थे। लेकिन तभी 2 गाड़ियां भीड़ को चीरती हुई धधआती निकल आईं। लोग घबराकर इधर उधर भागे। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। हर कोई अपनी जान बचाने में व्यस्त था। पल भर में आरुषि पूरी तरह घिर गई। दोनों गाड़ियां उसके सामने आकर रुकीं। दरवाजे खुले और 10 ताकतवर आदमी बाहर निकले। उनकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी। वे उसके चारों ओर फैल गए। आरुषि ने गहरी सांस ली। अब बस एक ही हथियार बचा था, उसकी जेब में छुपा जहरीला पाउडर। यह आखिरी दांव था। उसने मुट्ठी खोलकर पूरा पाउडर चारों तरफ फेंक दिया। धुआं सा उठा और कई आदमी खांसते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके गले और फेफड़ों में जलन भर गई। लेकिन 2-3 तेज थे। उन्होंने समय रहते बचाव कर लिया। आरुषि उनसे भिड़ी, पर यह बेकार की लड़ाई थी। कुछ वार, कुछ कोशिशें, लेकिन आखिरकार वे उसे दबोच ही गए। माँ, उसके हाथ बांध दिए गए और उसे धक्का देकर कार में ठूंस दिया गया। दूसरी ओर पहाड़ से उतरती मनीषा और कावेरी को दूर से हलचल दिखी। कावेरी की धड़कन तेज हो गई। उसने पहचाना, वह आरुषि थी जिसे आदमी खींचकर कार में डाल रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। दिल में अनकही खुशी फूट पड़ी,
क्या सचमुच मेरी मुराद पूरी हो रही है? उस पुराने पेड़ के नीचे जो दुआ मांगी थी कि आरुषि कहीं गायब हो जाए। कावेरी ने मन ही मन फुसफुसाया, शुक्र है। अगर वो खुद ही गायब हो जाए तो मुझे अपने हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मनीषा ने भी शोर सुना और भौहें चाकर उधर देखा। वहां क्या हो रहा है? कौन चिल्ला रहा है? उसकी आवाज में सच्ची जिज्ञासा थी। कावेरी अचानक मनीषा के सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी नजरें उस दिशा में जाने से रोक दी। उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए हल्की सी मुस्कान दी। माँ, देखो उधर कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। चलो, मैं तुम्हारी वहां एक प्यारी सी तस्वीर खींचती हूँ। मनीषा ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन उधर तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। अरे माँ, छोड़ो ना। लोग अपनी गाड़ियों के लिए आपस में झगड़ रहे होंगे। इसमें देखने जैसा क्या है? आओ ना, फूल देखो। तुम्हारी तस्वीर वहां ज्यादा अच्छी आएगी। कावेरी ने जिद की और अपनी आंखों में मिठास घोल दी। मनीषा ने गहरी सांस ली, फिर मुस्करा दी। तुम हमेशा मेरा मूड बदलना जानती हो। उसका मन आरुषि के पहाड़ पर कहे कड़वे शब्दों से अब तक भरा हुआ था, लेकिन अपनी बेटी का मीठा व्यवहार देखकर उसका दिल पिघल गया। दोनों धीरे धीरे फूलों की क्यारी की ओर बढ़ गए। कावेरी ने चलते चलते पीछे मुड़कर देखा। कार तेजी से दूर जाती दिख रही थी और फिर आंखों से ओझल हो गई। उसके होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल गई। कार के भीतर आरुषि गुप्ता चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था यदि उसने मुंह खोला तो बगल में बैठे नकाबपोश तुरंत गंदा कपड़ा उसके मुंह में ठूंस देंगे। वह पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। अब चिल्लाने या मदद मांगने का कोई मतलब नहीं था। उसके मन में केवल एक सवाल कौंध रहा था, इस अपहरण के पीछे कौन है? ये निश्चित रूप से कावेरी नहीं थी। अगर कावेरी की साजिश होती तो उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि आरुषि अब तक जिंदा न बची होती। मगर ये लोग सिर्फ उसे पकड़कर ले जा रहे थे। ये सोचकर उसे हल्की राहत मिली। उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया और आराम से सीट पर टिक गई, जैसे ये सब उसके नियंत्रण में हो। बाहर से देखने वाले को लगता मानो वही मालिक हो और दोनों ताकतवर आदमी उसके अंगरक्षक। उसकी यह निश्चिंतता देखकर वे दोनों आदमियों की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे हो, ये लड़की है कौन? कार तेजी से दौड़ती हुई अंततः हवाई अड्डे पर पहुंची। आरुषि की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये लोग मुझे मनाली से बाहर ले जा रहे हैं? वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही नकाबपोशों ने उसे जबरदस्ती बाहर खींचा और निजी विमान की ओर धकेल दिया। उनकी धक्का-मुक्की से वह लखा गई और कालीन पर गिर पड़ी। कालीन नर्म था, चोट ज्यादा नहीं लगी, लेकिन उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। वह बड़बड़ाती हुई उठने ही वाली थी कि सामने से एक व्हीलचेयर उसके रास्ते में आकर रुक गई। आरुषि ने सिर उठाया और जिसे देखा, उसे देखते ही उसके से एक ही बात निकली, कमीने तुम। क्या आरुषि महेंद्र मित्तल को जानती है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। Thank you for watching my friends. Next episode comes soon. Take care. Bye.